हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर पे एग्रीकल्चर पेपर 2 आईएएस एग्ज़ाम 2022 का क्विक क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन सीरीज क्यूएड। ये हम सीरीज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे दिमाग में ये बैठ सके कि लेटेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें कैसे क्वेश्चन को डील करना चाहिए। आप जानते हैं क्विक क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन में हम बहुत बढ़िया से डिस्कस नहीं करते बल्कि एक गो थ्रू लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या आते हैं, क्या लिखना चाहिए आपको और कैसे स्कोर करें बेटर। एक तरह से ये क्विक व्यू है क्वेश्चन का। और हम आईएएस एग्ज़ाम 2022 के जो एग्रीकल्चर पेपर 1 है उसको डिस्कस कर चुके थे, ये पेपर 2 है। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए पे, पेपर 2 का सेक्शन ए, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी और फिर डिस्कस करेंगे रिमार्क पॉइंट पे, स्ट्रेटजी पॉइंट पे। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सेक्शन ए, और आज इसी को हम लोग कवर करेंगे सेक्शन ए को, क्योंकि 2 हिस्सों में डिस्कस करना पड़ेगा, लंबा है और पेपर 2 थोड़े से ज़्यादा डिस्कशन लेता ही है, इसलिए इसके बारे में थोड़े से टाइम लेकर के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे आप जानते हैं पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 1, ये कौन सा क्वेश्चन होता है? कंपलसरी सेक्शन होता है। आप यहाँ पे इसमें भी 5 क्वेश्चन पाएंगे, 5 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन मार्क्स फॉर द 10 नंबर होता है एक पे, तो टोटल 50 मार्क्स हो गए इस क्वेश्चन पे, और एक क्वेश्चन के पीछे में 150 वर्ड्स लिखने हैं, जैसे हमने पहले में कहा था। 1 नंबर के पीछे में 15 वर्ड्स, ये याद रखना। और यदि 20 मार्क्स का होता तो ये 300 वर्ड्स हो जाते। तो इस तरह से आप वर्ड्स का चयन करेंगे, और यदि वर्ड्स के आधार पे आप लाइन को डिसाइड करेंगे कि यदि मैं कहता हूँ कि 150 वर्ड्स यानी कि कितना पेज, तो आप मोटे मोटे तौर पे ये कह सकते हैं आप लगभग 200 लाइन तक लिखेंगे, 20 लाइन तक। 15 लाइन मतलब आप ये कह सकते हैं कि वन लाइन में 10 वर्ड आएगा, तो टोटल 150 वर्ड आएंगे टोटल 15 लाइन में। तो वो एग्जैक्टली 1 लाइन में 10 वर्ड्स नहीं आते, 7 to 8 आते हैं। तो आप ऐसा मान के चले कि मुझे एवरेज 20 लाइन लिखने हैं जहाँ पे भी आप लिखोगे। बाकी डिफ़र करेगा आपके हैंड राइटिंग, यदि राइटिंग साइज बड़ा है तो कम वर्ड्स आएंगे, छोटा है तो ज़्यादा वर्ड्स आएंगे। मैं एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ कि 200 लाइन यदि लाइन के हिसाब से हम देखें तो, और वर्ड्स के हिसाब से देखें तो 1। तो ये बात आप याद रखना। चलिए फोकस करते हैं डिस्कशन पे। व्हाट इज ए पॉलीपोलाइडी? गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीपोलाइडी। यहाँ पे आपके पास में 2 चीज़ है देखने के लिए, उन 2 चीज़ को आप समझेंगे। जो पहला पॉइंट है वो है कौन सा? पहला पॉइंट है पॉलीपोलाइडी का मीनिंग, व्हाट इज़ द पॉलीपोलाइडी। और जो सेकंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीपोलाइडी, कितने नंबर के लिए पूछा गया है? 10 नंबर के लिए। तो 5 इस पे 5 कहना मुश्किल हो जाएगा, इसको आप एलोकेट करिए 3, और बचा कितना? 7। तो 7 क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि लग जाता है कि हम पॉलीपोलाइडी पे कितना लिखें। आप या ज़्यादा से ज़्यादा इसे कर सकते थे 4 और इसे 6। जब आप 4 करते तो पॉलीपोलाइडी के ऊपर में आपको सिग्निफिकेंस भी देना पड़ता है, क्योंकि व्हाट इज पूछा है, मीनिंग पूछा है, डेफिनेशन नहीं। तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि इसका क्या सेंस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा पॉलीपोलाइडी का सेंस को आपको बताऊँगा। पॉलीपोलाइडी जब आप समझते हैं तो उसका मतलब होता है कि जब क्रोमोजोम होते हैं किसी भी स्पीसीज में, तो क्रोमोजोम एक सेट में होते हैं, उस सेट में और सेट जुड़ जाना। जैसे फॉर एग्जांपल है, हम ही को आसानी से समझ सकते हैं। हम इंसान में टोटल क्रोमोजोम होता है 46 होता है, और उसका हाफ कितना होता है? n।
23। तो जो 23 हम कह रहे हैं हैप्लॉइड क्रोमोसोम संख्या, वो एक सेट है हैप्लॉइडी में, और चूंकि हम इंसान डिप्लॉइडी हैं तो हमारे में 2n कितना होता है, 46 होता है। सोचो और एक n जुड़ जाता, तो जो 2n है एक और n जुड़ जाने से 3n हो जाता, दो और n जुड़ जाते n, तो हम क्या हो जाते, ट्रिप्लॉइडी के बजाय टेट्राप्लॉइडी हो जाते। और हमारा क्रोमोसोम संख्या 2n, इसका मतलब है 46। तो यदि 3n का मतलब कितना हो जाता, 46 में 21 और जोड़ते, एक एक करके सारे जो दो जोड़ी थे उनमें एक एक जोड़ी और लगाते। यदि आप इसको सिंपल शब्दों में देखेंगे, जैसे यहाँ देखें, ये क्रोमोसोम एक है, ये एक है, ये एक है, ये 3 क्रोमोसोम हैं और तीनों एक एक हैं, तो ये हैप्लॉइडी है। इस जगह में आप देखें कि दोनों दो की जोड़ी में हैं, दो सेट में हैं, तो ये क्या है, डिप्लॉइडी है। और वही क्रोमोसोम उसमें क्या है, 3 की सेट में है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 की सेट में है, तो ट्रिप्लॉइडी टेट्राप्लॉइडी इस तरह से। मतलब क्रोमोसोम एक या दो नहीं जुड़ते बल्कि पूरा सेट जुड़ जाता है, उसे पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। आगे समझ में पॉलीप्लॉइडी। अब इस चीज़ का फर्क क्या पड़ता है, पॉलीप्लॉइडी से बेसिकली फर्क पड़ता है जो स्पीसीज है ना, उसका अपना जेनेटिक कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है, वो एक नया स्पीसीज में तब्दील हो जाता है। तो पॉलीप्लॉइडी को सिंपल शब्दों में कह सकते हो नया वैरायटी या बिल्कुल नया प्लांट स्पीसीज तैयार करने का तरीका है। जैसे कि एग्जांपल आपको बताता हूँ, पहले जो केला होता था बनाना, वो वाइल्ड बनाना था, वो सब टेट्राप्लॉइडी टाइप के थे, और उनमें कह सकते हैं जो केला है उस पर बीच में दाने होते थे, बीज होते थे, सीड। लेकिन हमने उसके पॉलीप्लॉइडी में चेंज करके उसे टेट्राप्लॉइडी से ट्रिप्लॉइडी में कन्वर्ट किया। तो इसलिए हुआ क्या, वो जो पहले केला वाला था वो अब बिना जो केला था बनाना वो बीज वाला था, अब वो बिना बीज वाला हुआ, तो हमें नया केला मिल गया बिना बीज वाला, और आज उसे खा रहे हैं। ऐसे ही पॉलीप्लॉइडी का उपयोग करके आज का जो गेहूं हम खाते हैं, ब्रेड व्हीट ट्रिटिकम एस्टिवम, वो भी बना। आज का कॉटन भी पॉलीप्लॉइडी लेवल में चेंज करके बना। तो उम्मीद है पॉलीप्लॉइडी का समझ में आ गया होगा। पॉलीप्लॉइडी की वजह से हम वाटरमेलन में बिना बीज वाला वाटरमेलन बना रहे हैं, ग्रेप में बना रहे हैं। तो ऐसा जो नया वैरायटी या नया प्लांट स्पीसीज हम बना पाते हैं, वो पॉलीप्लॉइडी के कॉन्सेप्ट को समझ में करके बनाते हैं। यदि मैं इसके दूसरे एस्पेक्ट पे बात करूं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीप्लॉइडी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हम पॉलीप्लॉइडी को दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होगा ऑटो पॉलीप्लॉइडी और दूसरा होगा एलो पॉलीप्लॉइडी। तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी का क्या मतलब होता है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है जो नया सेट आके जुड़ता है वो उसी स्पीसीज का आके जुड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, आप जो वाटरमेलन हैं, उस वाटरमेलन में जितना भी क्रोमोसोम हैं उसमें एक एक क्रोमोसोम सारे सेट में एक एक और जोड़े कहीं से ला के, और वो क्रोमोसोम दूसरा एक वाटरमेलन है लेकिन है वाटरमेलन, और वो आके जुड़ा तो वो ऑटो पॉलीप्लॉइडी होगा। और एलो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, एलो पॉलीप्लॉइडी में जो नए क्रोमोसोम हर सेट में जुड़े हैं वो बिल्कुल अलग स्पीसीज से आते हैं, अलग स्पीसीज से। जैसे मान के चले आप वाटरमेलन के जो क्रोमोसोम हैं उनमें एक एक क्रोमोसोम और जोड़े हैं, वो टेट्राप्लॉइडी से मान के चलिए पेंटाप्लॉइडी बन रहा है, और जो एक एक जुड़ा है वो मान के चलिए ऐसे सोचते हैं कि वो तरबूज से नहीं, वाटरमेलन से नहीं, बल्कि खरबूजा से है, मस्कमेलन से, या फिर कुकुम्बर से है, खीरा से है, या फिर ऐसे कह सकें जो पंपकिन है, कद्दू, उससे है, जो कि कंप्लीट एक अलग स्पीसीज है, या बैगन से मान लीजिए। तो जब वो अलग स्पीसीज से होगा तब उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे,
अलग स्पीसीज या अलग जीनोम से ही होगा, मान के चले वो बिल्कुल टमाटर से है वो क्रोमोजोम, उस कंडीशन में हम उसे एलो पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। मैंने आपको जैसे कहा था, यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि पॉलीप्लॉइडी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तभी एक आप इन्वायरमेंट में माहौल बनेगा और समझ पाएंगे, क्योंकि कठिन टॉपिक होता है। यहाँ एक केवल गो थ्रू कर लेते हैं, बेसिक बात समझ में आ जाता है, काम बन जाएगा। मतलब एक व्यू तो समझ में आ जाएगा ना कि ये है क्या चीज़, क्या होता है। और पॉलीप्लॉइडी आप कॉलेज के टाइम में भी पढ़ते हैं, याद रखना। तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी है वो ट्रिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी, ऑटो टेट्राप्लॉइडी और ऑटो पेंटाप्लॉइडी, ऑटो हेक्साप्लॉइडी कई हो सकते हैं। आप गेहूं में ऑटो हेक्साप्लॉइडी देखेंगे, वो ऑटो हैं। ऐसे ही रैफिनो, ब्रेसिका, ट्रिटिकेल, इनमें आपको एलो पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलता है। एलो पॉलीप्लॉइडी के केसेस देखने को मिलते हैं, ये याद रखना। एक और केस होता है एम्फीडिप्लॉइडी क्लास, उसमें क्या होता है, उस पे जो चेंजेस होते हैं वो मिक्स टाइप के होते हैं। एलो पॉलीप्लॉइडी कंटेन 2 कॉपी ऑफ ईच ऑफ द जीनोम and shows normal bivalent formation like the diploidy, then it is called the amphidiploidy। तो यहाँ 10 मार्क का है। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर हो रहा है, पॉलीप्लॉइडी के क्लासिफिकेशन में 3 पहलू। यहाँ पे पहला है ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी और एम्फीडिप्लॉइडी। तो ये 3 चीज़ों का यहाँ पे बात था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन है, what are the application of mass selection in the cell pollinated crop? Describe its merit and demerit। 10 नंबर का क्वेश्चन। तो एप्लीकेशन पोर्शन है 5 नंबर का, उसके बाद मेरिट है, इसे 3 नंबर मानिए और इसे 3 नंबर मानिए और इसे आप मानिए 4 नंबर का। ये है मार्क डिवाइडेशन, मतलब मार्क एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब पहले आप जानिए कि मास सिलेक्शन है क्या चीज़, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। एक लाइन में पहले आप लिखेंगे मास सिलेक्शन क्या है, ये एक्स्ट्रा है लेकिन आप 1 नंबर इसमें मान के चलोगे। दूसरा है एप्लीकेशन साइड। तो एप्लीकेशन में यदि 4 नंबर है तो कोशिश करिए या तो 8 पॉइंट दीजिए छोटे छोटे, या ढंग से थोड़ा डिस्क्राइब करके कम से कम आप 5 से 6 पॉइंट लिखिए, लेकिन क्लियर कट, नो रॉन्ग। मेरिट या डिमेरिट में 3-3 हैं, तो यदि छोटे पॉइंट लिखते हैं तो कम से कम 6 पॉइंट लिखे। और यदि आप 6 पॉइंट नहीं लिख रहे हैं, 3-3 पॉइंट ही लिख रहे हैं, तो थोड़े ढंग से डिस्क्राइब करिए अच्छे से, तभी आपको एग्जैक्ट नंबर मिलेगा यदि आप बेटर स्कोर चाहते हैं तो। और वैसे भी मास सिलेक्शन का जो फैक्ट है वो याद नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रीडिंग का एस्पेक्ट है, ब्रीडिंग में ज़्यादातर याद नहीं रहता। तो चलिए समझते हैं कि मास सिलेक्शन होता क्या है और मास सिलेक्शन में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मास सिलेक्शन क्या है ये लिखेंगे। तो मास सिलेक्शन एक ऐसा टेक्निक है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का, जहाँ पे जब हम सिलेक्शन की प्रोसेस अपना करके क्रॉप इम्प्रूव करते रहते हैं, तो हम क्या सेलेक्ट करते हैं, जो भी सुपीरियर प्लांट के बीज होते हैं ना, उनके बीज को लेते हैं और बीज को लेने के बाद उन्हें अलग अलग नहीं लगाते, जैसे हम प्योर लाइन सिलेक्शन में करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो बीज होते हैं उनको हम आपस में मिक्स कर देते हैं। जैसे देखिए 5 प्लांट हैं, ये सुपीरियर हैं, 5 प्लांट के जो ये है 5 प्लांट हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर में सुपीरियर है। तो इनके जो बीज लेंगे उनको अलग अलग रखने के बजाय उनको हम क्या करेंगे, एक साथ मिला देंगे इनके बीज को। तो जब इसको मिला देंगे और फिर इसको लगाएंगे, और इस जितने भी मिलने के बाद जो प्लांट ग्रो करेगा उनमें जो सुपीरियर होगा उनका बीज लेंगे, और उनका जो बीज लेंगे उनमें जो सुपीरियर टाइप का होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से हर बार क्या होगा, जब चयन करेंगे तो जो बीज लेंगे उनको आपस में मिला देंगे और बल्क बनाएंगे, ग्रुप में मास बनाएंगे।
हर बार सिलेक्शन में आप बीज को मिला देते हैं, बल्क बना देते हैं, इसलिए इसे बल्क सिलेक्शन या मास सिलेक्शन कहते हैं। बल्क का मेथड अलग है, ये मास सिलेक्शन को इनडायरेक्टली आप बल्क सिलेक्शन कह सकते हैं क्योंकि इसमें मिला देते हैं। ठीक है, अब ये प्योर लाइन सिलेक्शन से डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा कम समझ में आएगा जब हम सारे सिलेक्शन के मेथड प्योर लाइन, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन सब एक साथ पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे एक व्यू लेना था, वो व्यू को आपको समझना था कि सिलेक्शन में होता क्या है। मास सिलेक्शन भी प्योर लाइन मास सिलेक्शन है, वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप जैसे राइस व्हीट है, इनमें भी अपनाया जाता है, और कई सारे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप उनमें भी अपनाया जाता है। गेहूं और राइस में मास सिलेक्शन का उपयोग करके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने मास सिलेक्शन का उपयोग करके जो सीमेंट से गेहूं लाया था कल्याण सोना सोनालिका, उसको भी ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान इम्प्रूव किया था। उससे कौन सी वैरायटी? कल्याण सोना और सोनालिका। तो मास सिलेक्शन यूज हुआ था। अब मास सिलेक्शन का उपयोग की बात करें, एप्लीकेशन, तो मैं आपको दो मेजर इसके उपयोग बताऊंगा। पहला है जो भी लोकल वैरायटी होता है उसको इम्प्रूव करने में। जैसे भारत में जो भी लोकल वैरायटी थे राइस के और गेहूं के, उनको इम्प्रूव करने ताकि वो ज़्यादा उत्पादन दें, इसके लिए मास सिलेक्शन टेक का उपयोग किया गया। दूसरी बात, यदि आप दूसरे देश से कोई वैरायटी लाए हैं जैसे लर्मा रोजो सोनोरा 53, उनको भी भारत में रिलीज करने के पहले यहाँ के लिए इम्प्रूव करना था इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी को, तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी को मास सिलेक्शन टेक्निक का उपयोग किया जा सकता है और किया गया है। तीसरी बात यह है, मास सिलेक्शन का उपयोग जो प्योर लाइन वैरायटी होते हैं उनमें प्यूरिफिकेशन के लिए भी करते हैं। देखिए, जो प्योर लाइन वैरायटी होते हैं ना, वो ज़्यादातर एज ए पेरेंट प्लांट के रूप में उपयोग करते हैं हाइब्रिड बनाते समय। लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम होती है, वो ज़्यादा एडाप्टिव नहीं होते, उनका एडाप्टेशन एरिया नेरो होता है, कम ही एरिया में उसको ग्रो कर सकते हैं। ऐसे में यदि उसको हम चाहते हैं कि प्योरिटी भी मेंटेन रहे और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में ग्रो करें, तो वहाँ पे मास सिलेक्शन का हेल्प लेते हैं प्योर लाइन वैरायटी के प्यूरिफिकेशन में। अब यदि हम बात करते हैं मेरिट डिमेरिट का, तो मेरिट की बात करूं तो जैसे मैंने बताया, मास सिलेक्शन से यदि कोई वैरायटी डेवलप करते हैं ना, वो वाइड एडाप्टेबल होता है, उसको अलग अलग एरिया में आराम से ग्रो कर सकते हैं। जबकि प्योर लाइन वैरायटी होते हैं ना, वो एक लिमिट एरिया के लिए ही एडाप्टेबल होते हैं, दूसरे एरिया में लगाओगे तो वहाँ पे वो बढ़िया उत्पादन नहीं दे पाते। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मास सिलेक्शन है ना, वो एक तरह का मिक्सचर है, तो उनमें जेनेटिक बेस ब्रॉडर होता है, और प्योर लाइन जो वैरायटी होते हैं उनमें जेनेटिक बेस नैरोअर होते हैं, कम ही होते हैं। तो इसके फायदे हैं जेनेटिक बेस ब्रॉडर होना और वाइड एडाप्टेबल होना, मास सिलेक्शन के मेरिट हैं। मास सिलेक्शन सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है, ये क्विक मेथड है, इसलिए भी इसका काफ़ी उपयोग हुआ। लेकिन डिमेरिट क्या है मास सिलेक्शन के? जैसे हमें प्योर लाइन सिलेक्शन का उपयोग करने से जो बीज मिलते हैं वो बहुत प्योर लाइन होते हैं, उन्हें हाइब्रिडाइजेशन प्रक्रिया में, हाइब्रिड मेकिंग प्रोसेस में एज ए पेरेंट ले सकते हैं। लेकिन जो मास सिलेक्शन से तैयार पौधा है ना, वो मिक्सर है, बीज को मिलाए रहते हैं, तो उनमें क्या रहता है, इनमें वेरिएशन ज़्यादा आता है, और इनमें आपस में इनके बीज है, इनके प्लांट में भी वेरिएशन आते हैं। तो प्योर लाइन सिलेक्शन की तुलना में किसान इनके बीज को, मास सिलेक्शन से डेवलप्ड प्लांट के बीज को कम प्रीफर करते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी कम होती है कंपैरेटिव टू प्योर लाइन सेलेक्टेड वैरायटी। एक और डिमेरिट इसका, लिमिटेड इम्प्रूवमेंट एंड आइडेंटिफाइंग वैरायटीज। मास सिलेक्शन से
जो वैरायटी होते हैं उनमें वैरायटी इम्प्रूव होते हैं, उनकी अपनी लिमिटेशन है। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि मास सिलेक्शन है लोकल वैरायटी को और प्यूरिफाइंग लोकल वैरायटी को इम्प्रूव करने का बेटर तरीका है। फ़ायदे ये हैं मोर एडाप्टिव है, सिंप्लिसिटी है इसमें, कास्ट इफेक्टिवनेस है, और घाटा यह है कि वेरिएशन आते हैं, लिमिटेड इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्वांटिटेटिव करेक्टर में, कई बार कई सारे वैरायटी की आइडेंटिफिकेशन में डिफ़िकल्टी होती है। तो ये पहलू आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। इसके बाद हम अगला देखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिजीज रेजिस्टेंस इन द क्रॉप प्लांट। देखिए ये है डिजीज रेजिस्टेंस ब्रीडिंग। जो भी प्लांट है, राइस है, वीट है, आज जानते हैं जो राइस है, वीट है, उनमें ऐसे बहुत सारे वैरायटी हैं वो डिजीज रेजिस्टेंस है। और डिजीज रेजिस्टेंस यदि प्लांट वैरायटी में है उसे बेस्ट टूल माना जाता है अगेंस्ट डिजीज मैनेजमेंट या फिर अगेंस्ट डिजीज। डिजीज मैनेजमेंट जिसे हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं, उसका बेस्ट इफेक्टिव टूल क्या है? रेजिस्टेंस वैरायटी का चयन करना, उसका यूज करना। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। जब आप रेजिस्टेंट वैरायटी लगाए हैं तो डिजीज कहाँ से अटैक करेगा? आपके पूरा केमिकल बचेगा, सब कुछ होगा। तो प्लांट ब्रीडिंग में एक स्पेशल एरिया है, वो है इंसेक्ट और डिजीज से रेजिस्टेंस वैरायटी पैदा करना, उसके संबंध में। ठीक है, समझ में आ गया? तो डिजीज रेजिस्टेंस में दो तरह के डिजीज रेजिस्टेंस पैदा होते हैं। पहला को बोलते हैं वर्टिकल और दूसरा को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। आइए इन दोनों में मैं क्या मेन अंतर है इस चीज़ को बताता हूँ। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिजीज रेजिस्टेंस है, ये अलग अलग जो पैथोजन है, फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, निमाटोड, उनसे जो अटैक होता है उनसे बचने के लिए प्लांट में रेजिस्टेंस डेवलप किया जाता है। और ये दो तरह के रेजिस्टेंस डेवलप किया जाता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इनमें क्या अंतर है? तो पहला ध्यान से समझिए, वर्टिकल का मतलब हम नॉर्मली क्या समझते हैं? वर्टिकल मतलब ऐसा और हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा। मैं अपने भाषा में याद रखने के लिए कहूँगा कि वर्टिकल का मतलब होता है डीप और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसा, मतलब एरिया कवरेज ज़्यादा। तो सिंपल शब्दों में कहें, वर्टिकल डिजीज रेजिस्टेंस होता है उस केस में जो पौधा होता है ना, वो एक पैथोजन या एक बीमारी के लिए मजबूत ढंग से रेजिस्टेंस होता है, लेकिन एक के लिए, ज़्यादा के लिए वो रेजिस्टेंस नहीं हो पाता। जो मेन बीमारी उस जगह में आता है उसी के लिए वो पौधा, वो वैरायटी मजबूत ढंग से रेजिस्टेंस होता है। और हॉरिजॉन्टल डिजीज रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो पौधा है, वैरायटी है, वो एक के लिए नहीं बल्कि कई सारे जो डिजीज हैं, पैथोजन हैं, उनके लिए रेजिस्टेंस है, हल्का हल्का करके। ये दोनों में मेन है। तो वर्टिकल रेजिस्टेंस को आप रेस स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। मतलब जैसे आलू है, आलू में एक बीमारी आता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस फंजाई की वजह से। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस फंजाई का एक पर्टिकुलर स्ट्रेन लेड ब्लाइट डिजीज क्रिएट करता है आलू में। तो आलू का एक वैरायटी बनाया गया वर्टिफोलिया। वो वर्टिफोलिया पर्टिकुलर उसी पैथोजन को ही अटैक नहीं करने देता था, बाकी उसी फंजाई के जो दूसरे भाई बहन हैं, स्ट्रेन हैं, पैथोवर हैं, वो अटैक कर सकते थे। तो केवल एक स्ट्रेन के लिए यदि ये स्पेसिफिक है, ये वैरायटी रेजिस्टेंस, तो ये हो गया वर्टिकल रेजिस्टेंस। और इस तरह का रेजिस्टेंस है ना, खूब पॉपुलर होता है, क्योंकि किसी भी एरिया में ज़्यादातर एक बीमारी का बोलबाला ज़्यादा होता है, उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका काम बन जाता है और ये काफ़ी पॉपुलर होता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? वर्टिकल रेजिस्टेंस वैरायटी जो डेवलप करेंगे, तो यदि समय के साथ कोई भी इसका भाई बंधु जाग गया या पैदा हो गया म्यूटेशन से,
उस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस या वो जो स्पेसिफिक पैथोजन है उसके कोई स्ट्रेन जाग गए तो वो अचानक से फिर अटैक कर देंगे इस पे। तो वर्टिकल रेजिस्टेंस के साथ में एक कमी है और फायदा है क्योंकि ये एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन घाटा यह है कि 4-5 साल के साथ में इसका जो पॉपुलैरिटी है वो बस्ट हो जाता है। वर्टिकल डिजीज रेजिस्टेंस के केस में बूम एंड बस्ट केस आता है, ठीक है। तो इस दिशा में वंडर प्लैंक ने काफ़ी काम किया। वर्टिकल डिजीज रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग और स्पेसिफिक मान सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिजीज रेजिस्टेंस को ब्रॉडर और ड्यूरेबल रेजिस्टेंस मान सकते हैं। तो ये दोनों में एक तरह से आप अंतर कर सकते हैं दोनों ही वो में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डिफाइन सीड क्वालिटी, सीड क्वालिटी को डिफाइन करिए एंड बताइए, सीड क्वालिटी को डिफाइन करिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सीड दैट डिसाइड इट्स क्वालिटी। सीड क्वालिटी क्या है और बताइए कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड है वो सब कुछ को डिसाइड करता है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीड दैट डिसाइड द क्वालिटी ऑफ द सीड, मतलब कौन कौन से फीचर हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सीड क्वालिटी को डिफाइन कर रहा हूँ। सीड क्वालिटी इज नथिंग बट डिग्री ऑफ एक्सेलेंस ऑफ द सीड, डिग्री ऑफ एक्सेलेंस ऑफ द सीड कंपेयर टू एन एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड। और सीड क्वालिटी के दायरे में क्या आता है, इसके फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिक और हेल्थ एस्पेक्ट। जैसे हम कहेंगे सीड क्वालिटी का मतलब क्या है, उसकी जेनेटिक प्योरिटी, उसकी फिजिकल प्योरिटी, उसकी सीड हेल्थ, उसकी जर्मिनेबिलिटी, उसकी विगरनेस, ये सब सीड क्वालिटी को कंप्राइज करते हैं। उसके एक्सेलेंस होने का सबूत को ही उसकी क्वालिटी कहेंगे, ये इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगा। अब मैं ये कहूँ कि मैं बीज रखा हूँ इतना सारा, तो ये जितने बीज हैं आप देख रहे हैं, ये बीज क्वालिटी वाले बीज हैं। इसके लिए क्या करेक्टर होने चाहिए, मैं 6 to 7 टाइप के क्वालिटी पैरामीटर बता रहा हूँ जिसके आधार पे आप उसके क्वालिटी एश्योर करेंगे। पहला है जेनेटिक प्योरिटी, कोई भी प्लांट है उसकी जेनेटिक प्योरिटी हाई होनी चाहिए, कोई भी बीज है उसका। और जेनेटिक प्योरिटी क्या है, जेनेटिक प्योरिटी बताता है कि जो भी बीज हैं, यदि 100 बीज हैं उसका कितना % एक जैसे हैं। यदि 100 to 100 बीज एक ही प्लांट से हैं, जेनेटिकली सिमिलर हैं, तो वो 100% जेनेटिक होंगे। और माना जाता है कि जेनेटिक प्योरिटी हाई होना सबसे मेन फीचर होता है क्वालिटी सीड के लिए। ये डिसाइड किया गया है, यदि ब्रीडर सीड है या न्यूक्लियस सीड है तो जेनेटिक प्योरिटी 100% होनी चाहिए, फाउंडेशन सीड है तो 99.5% होना चाहिए, और सर्टिफाइड सीड है तो 99% तक जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड सेट रखा गया है। दूसरा आता है फिजिकल प्योरिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बीज रखा गया है वो बीज में फिजिकली देख करके कंकड़ पत्थर या लकड़ी के अवशेष, बुरादे, इनको ध्यान में रखते हुए जो इम्प्यूरिटी है, डोकेज है, उनका % कितना है। हमें कोशिश करना चाहिए कि जो बीज जिसको कह रहे हैं ना वो फिजिकली भी प्योर हो, उनमें बाहर का डेब्रीज, इनर मैटर, स्टोन, कंकड़ पत्थर, डस्ट, अदर क्रॉप के सीड, ये सब चीज़ें कम से कम मिली होनी चाहिए। और मानते हैं कि ब्रीडर सीड में और फाउंडेशन सीड में, इन दोनों में, ब्रीडर सीड में और न्यूक्लियस सीड में जो फिजिकल प्योरिटी है वो 100% होनी चाहिए। भले ही आप जो फाउंडेशन सीड है और सर्टिफाइड सीड है इनमें 98-95 तक जा सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन है, जो क्राइटेरिया है वो है जर्मिनेबिलिटी, हाई जर्मिनेशन % होना चाहिए। 100 बीज डाले हैं तो माना जाता है कि एवरेज 70 to 80% तक तो जर्मिनेशन होते ही रहना चाहिए। और जर्मिनेटिबिलिटी है वो समय के साथ चेंज होते रहता है, इसलिए बार बार जर्मिनेशन % चेक किया जाता है।
ऐसा ही बीज के क्वालिटी उसकी विगर दर्शाता है। हाई विगर होना चाहिए, देखने से ठीक ठाक लगना चाहिए, फास्टर और मोर यूनिफॉर्म इमरजेंस होना चाहिए। फील्ड स्टैंड या फील्ड इस्टेब्लिशमेंट अच्छी होनी चाहिए, जब खेत पे लगाओ तो बीज अच्छे से खेत में तैयार हो। डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंस हो। 1 मिनट। रेजिस्टेंस नहीं बल्कि पेस्ट और डिजीज से फ्री हो बीज। जैसे आप बीज देख रहे हैं तो उसमें काला काला पाउडर फंगल के पैथोजन ना हो। इस तरह से शेप गुड हो, साइज गुड हो, कलर ठीक हो, जो एक स्टैंडर्ड कलर होना चाहिए वो होना चाहिए। हाई लॉन्जिविटी होनी चाहिए, उसकी जो सेल्फ लाइफ है बीज का वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी की अभाव में बीज सूख गया मर गया, फिर जर्मिनेट कैसे करेगा मरा हुआ बीज। हाई मार्केट वैल्यू होना चाहिए। मिनिमम उस बीज को स्टोर करने के लिए जितना हम एक कहते हैं कि मॉइस्चर होना चाहिए वो होना चाहिए। तो ये एक कह सकते हैं आप क्या, ये फीचर होनी चाहिए यदि हम उसे अच्छा बीज कहते हैं तो। चलिए आगे मैं आपको बताऊंगा, अगला पॉइंट है हमारा एक अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे आप जानेंगे मैट्रिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, उसके बाद है टर्गर पोटेंशियल। 3 पहलू हैं। और मैट्रिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, टर्गर पोटेंशियल कितने कितने नंबर के क्वेश्चन, यहाँ आप मान के चले 3 को मान लीजिए इसका, और लास्ट में आप इंटर रिलेशनशिप को मानिए। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का हो गया। ये लास्ट को आप तो इसको 4 का, ये टोटल हो गया 6 का, 3 के बजाय। चले एक एक को मैं आपको बताऊंगा। मैट्रिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और टर्गर पोटेंशियल क्या है इसको समझिए। सबसे पहले जो पोटेंशियल शब्द है इसका मतलब होता है एक तरह से प्रेशर या एनर्जी। एक ऐसा एनर्जी जिस एनर्जी के बलबूते में पानी उस जगह में ठहरता है, उस एनर्जी को ही पोटेंशियल कहते हैं। जैसे मिट्टी के अंदर में जो पानी ठहरा होता है, ये पानी को एक स्पेशल एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी को ध्यान में रखते हुए वो वहाँ पे ठहर पाता है। यदि प्लांट के अंदर कोई पानी का मॉलिक्यूल ठहरा है ना, तो उसका एक वाटर पोटेंशियल है, इसलिए वो ठहरा है। और ये जो वाटर पोटेंशियल का नॉलेज है आपको मदद करता है ये जानने में कि ज़मीन के अंदर में जो पानी है वो रूट के अंदर चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है। क्योंकि आप कहीं पे खड़ा हो जाओगे तो आपको दिखता है क्या कि ज़मीन से पानी चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है पौधे में, या यहाँ पे पौधे में पानी है वो ऊपर पत्तियों तक जा रहा है नहीं जा रहा है, ये दिखता है क्या? कभी नहीं दिखता। लेकिन यदि आप चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है पानी ऊपर, ये चेक करना चाहते हैं तो एक वाटर पोटेंशियल मेजरमेंट वाला मशीन आता है इतना बड़ा, उसको यहाँ के पत्तियों का एक बार वाटर पोटेंशियल मेजर कर लीजिए, एटमॉस्फेयर का कर लीजिए, और एक बार ज़मीन का कर लीजिए, एक बार रूट का कर लीजिए। जो वाटर पोटेंशियल में सब तीनों चारों जगह का डिफरेंस आएगा तो आप जान जाओगे कि पानी चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है। जो ग्रेडियंट होगा, डिफरेंस होगा, उसके बलबूते में आप जान जाओगे कि पानी चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है। और वाटर पोटेंशियल को ऐसा साई W से दर्शाते हैं। और वाटर पोटेंशियल में 3 तरह के पोटेंशियल होते हैं। एक को कहते हैं मैट्रिक पोटेंशियल, साई एम, एम मतलब मैट्रिक, फाई मतलब पोटेंशियल। दूसरा है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, तो इसे कहते हैं साई ओपे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, कभी इसे सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। और तीसरा होता है वो होता है साई टी, इसे टर्गर पोटेंशियल कहते हैं, कभी कभी इसे प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं, पीपी भी कहते हैं। तो इस तरह से 3 तरह के पोटेंशियल से ये बनता है। और ये जो तीनों का जो सम है, टोटल वैल्यू है, ये दर्शा देता है। जैसे यहाँ का आप मेजर करोगे, यहाँ का मेजर करोगे, पत्तियों का मेजर करोगे, जो वैल्यू आएगा वो बता देगा। वैल्यू के आधार पे आप कह पाओगे कि पानी चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है, वो बता पाओगे। चलिए हम पहले मैट्रिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में जानते हैं और टर्गर पोटेंशियल के बारे में जानते हैं।
इस दिशा में सबसे पहले मैं बोलूँगा मैट्रिक पोटेंशियल का सिंपल मतलब होता है वहाँ जो मैट्रिक्स है, वहाँ जो सॉलिड चीज़ है वो पानी को अपने तरफ खींचते हैं एडेजन और कोहेजन की वजह से, उनसे लगने वाला एनर्जी क्या कहलाएगा, मैट्रिक पोटेंशियल। एग्जैक्टली यहाँ पे तुरंत नहीं समझ में आएगा, जो वहाँ पे मेन समझ में आएगा पेपर 2 का जब हम थ्योरी पे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ, यदि इस जगह में ये मिट्टी के पार्टिकल हैं, ये मिट्टी के पार्टिकल हैं, अब यहीं पे ये पानी की बूंद है, तो पानी की बूंद पे इस वाटर ड्रॉप पे इस मिट्टी के द्वारा जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम मैट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। और मैट्रिक पोटेंशियल को मिट्टी के अंदर टेंसियोमीटर गाड़ के मेजर किया जाता है, याद रखना। मैट्रिक पोटेंशियल, यहाँ मैट्रिक्स कौन हुआ, जो सोल के पार्टिकल है वो मैट्रिक्स हुआ। प्लांट के अंदर मैट्रिक्स कौन होता है, ये जो प्लांट का टिश्यू होता है, जाइलम और फ्लोएम जो बॉडी होते हैं वो मैट्रिक्स होते हैं। वो पानी को एडेजन कोहेजन से चिपका के रखते हैं, तो वहाँ पे मैट्रिक्स पोटेंशियल क्रिएट होता है। अब दूसरा है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये कौन सा पोटेंशियल है, तो जो यहाँ पे मान के चले इस पानी के बगल में, इस पानी के बगल में ऐसे करके कोई साल्ट है, ये साल्यूट या साल्ट कोई घुला हुआ या फर्टिलाइजर का साल्ट, ये पानी पे अट्रैक्शन फोर्स कर रहा है, वो पानी को खींच रहा है और उस जगह में रखने की कोशिश कर रहा है कि तुम इस पूरी स्पेस पे रहो, तो इसे कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब यदि प्लांट के अंदर में जो कार्बोहाइड्रेट जैसे साल्ट हैं, साल्यूट कह लीजिए, वो पानी को प्लांट के अंदर ठहरने के लिए एडेजन कोहेजन वो भी लगाते हैं, तो उस पोटेंशियल को ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। और टर्गर पोटेंशियल क्या है, जो प्लांट के अंदर टर्गर प्रेशर पोटेंशियल वो मिट्टी के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि टर्गर पोटेंशियल सेल से डिसाइड होता है और सेल होता है केवल प्लांट के अंदर। तो प्लांट के जो सेल हैं वो आपस में जो एक प्रेशर महसूस करते हैं, उस प्रेशर को टर्गर पोटेंशियल कहते हैं। तो उम्मीद है ये तीनों तरह के पोटेंशियल आपको समझ में आया होगा, और तीनों का सम को वाटर पोटेंशियल कहते हैं। ये अलग अलग प्लांट के हिस्सों का वाटर पोटेंशियल मेजर करेंगे, अलग अलग जो मशीन आते हैं वाटर पोटेंशियल मीटर मेजर करने के लिए, तो आप पता लगा लोगे कि पानी चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है। मिट्टी, एटमॉस्फेयर और प्लांट के बीच में पानी के मूवमेंट को लेकर के रिलेशनशिप जानने के लिए वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट का उपयोग होता है। फिर आपको बताऊंगा, अब देखिए कंपलसरी जोन खत्म हो गया, सीधे तौर पे हम आते हैं किस एरिया में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे बड़े क्वेश्चन को। कंपलसरी क्वेश्चन को मैंने ज़्यादा खींच दिया, अब थोड़े कम डिस्कस करूंगा। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट क्रोमोसोम, इट्स रोल इन जेनेटिक डाइवर्सिटी। प्लांट क्रोमोसोम नॉर्मल क्रोमोसोम या इस तरह का एक क्रोमोसोम में क्या होता है, तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, पहले तो ये भी आप जान लीजिए कि क्रोमोसोम होता क्या है, क्रोमोसोम को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो क्रोमोसोम जैसे आप देख रहे हैं, तो कैसे दिख रहा है ये जो क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम को सिंपली आप कहेंगे रॉड लाइक स्ट्रक्चर सीन ड्यूरिंग द माइटोसिस फेज ऑफ सेल डिवीजन। और ये रॉड शेप जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम, कभी कभी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, दिस इज वेल नोन बिकॉज इट होल्ड ए जीन विच इज ए जेनेटिक मटेरियल विच ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये क्रोमोसोम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जीन का घर है, और जीन यानी डीएनए का टुकड़ा वो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, जेनेटिक कोड को कैरी करता है, और जेनेटिक कोड हमारे सारे फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। माँ बाप से बच्चों में जो फीचर ट्रांसमिट होता है उसके भी पीछे में जीन रिस्पॉन्सिबल है, और जीन का असली घर कौन है, क्रोमोसोम है, इसीलिए क्रोमोसोम का बड़ा रोल है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या क्या मेजर कंपोनेंट है। सबसे पहले इस क्रोमोसोम में आप ये जो आप देख पा रहे हैं, ये 1, 2,
ये 3 और ये 4, ये 4 इसे कहते हैं क्रोमेटिड, इसके भुजा। इन दोनों को आपस में आप क्या क्रोमेटिड कह सकते हैं? शिफ्टर क्रोमेटिड कह सकते हैं। ये सेंटर का जो नेरो रीजन होता है क्रोमेटिड का, इसे कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं। ये वाला पॉइंट को कहते हैं टीलोमियर। यहाँ पे जो भरा रहता है इस तरह का, यहाँ क्रोमोनिमा होता है। यहाँ पे जो धागे जैसे होते हैं वो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं। इस जगह को यदि आप बारीकी से देखोगे तो इस जगह में ऐसा करके क्रोमोजोम डीएनए होता है, और डीएनए में आपस में हिस्टोन प्रोटीन के 8 पीस लटके होते हैं ऑक्टोमर बना के, न्यूक्लियोसोम। तो इस तरह से इसके पूरे अंदर में क्या भरा रहता है? न्यूक्लियोसोम और क्रोमेटिन। न्यूक्लियोसोम में क्या आते हैं? जो डीएनए है वो आता है, और साथ साथ इस तरह से उसके हिस्टोन का पैकेज आता है। तो ये मेजर कंपोनेंट हैं। क्रोमोजोम में क्रोमेटिड होता है, सेंट्रोमियर होता है, टीलोमियर होता है, कभी कभी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होते हैं और क्रोमोमियर भी होते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऐसा करके अलग से निकला होता है किसी एक छोर पे, जैसे यहाँ पे इसका टीलोमियर देख रहे हैं। आपको ये भी बता दूँ, छोटे भुजा होता है, 60 आर्म और ये लॉन्ग आर्म भी होते हैं। इसके आधार पे भी इन्हें क्लासीफाई करते हैं मेटासेंट्रिक, सब सेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम के नाम से। एक सवाल और है यहाँ पे, जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्रोमोजोम का क्या रोल है? जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है नया जीव जंतु या प्लांट स्पीसीज या वैरायटी पैदा करने में क्रोमोजोम का क्या रोल है। तो आपको बता दूं कि देखिए, कोई भी नया वैरायटी बनेगा, प्लांट बनेगा, वो नए जीन की वजह से बनेगा, और जीन कहाँ है? क्रोमोजोम के अंदर है। और क्रोमोजोम में वो चीज़ है जो वेरिएशन करने वाला मेन फैक्टर जीन को रखता है। तो क्रोमोजोम कंटेन द जीन, that is the DNA segment, that is the main source of genetic information। अगले पीढ़ी में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो जीन की वजह से होते हैं, और जीन कहाँ है? क्रोमोजोम के अंदर में। दूसरा बड़ा रोल ये है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। आप सेल डिवीजन के दौरान याद करो, सेल डिवीजन के दौरान ऐसा क्रॉस होता है सेल डिवीजन में, खास करके म्यूसिस के दौरान। तो कौन आते हैं पास में? क्रोमोजोम ही पास में आते हैं और उनके क्रोमेटिड ऐसा एक्सचेंज करते हैं। इसी एक्सचेंज होते हैं ना, इसी समय में जीन अदला बदली होता है और नया टाइप का कॉम्बिनेशन पैदा होता है। तो क्रोमोजोम नहीं होता तो कौन पास आके कॉम्बिनेशन बनाता? और हाइब्रिड जो बनाते हो, हाइब्रिड में भी तो यही होता है ना, अल्टीमेटली न्यू कॉम्बिनेशन बनता है और वो क्रोमोजोम ही अंदर में पास में आते हैं। जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करने के लिए क्रोमोजोम का होना जरूरी है। पॉलीपोलाइडी में चेंज हुआ, जैसे मैंने कहा कि कोई ट्रिप्लॉइडी था वो टेट्रापोलाइडी हुआ, तो क्या सब में एक एक जुड़े? वही तो जुड़े ना, एक एक क्रोमोजोम अलग सब में प्रसाद की तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो पॉलीपोलाइडी क्रिएट करने के लिए काम आता है। यहां तक कि न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबरेशन को याद करो। जब हम कोई नया वैरायटी बनाते हैं तो हम स्ट्रक्चर में चेंज करके हल्का फुल्का चेंज करके नया वैरायटी बनाते हैं, जिसे न्यूमेरिकल एबरेशन कहते हैं। तो जब आप क्रोमोजोमल रीअरेंजमेंट करते हैं, या क्रोमोजोम में जैसे 45 था क्रोमोजोम, उस पर आप 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिए, या किसी में 1 एक्स्ट्रा जोड़ दिए, 1 डिलीट कर दिए, जिसे हम कहते हैं एन्यूपोलीपोलाइडी। तो वो जो एन्यूपोलाइडी है, एन्यूपोलाइडी वो भी आप क्रोमोजोम में ही छेड़खानी करके करते हैं, इसलिए भी जरूरी है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम रेप्लिकेशन या डिवीजन में मदद करता है। सेंट्रोमियर या जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो भी इसके काम के होते हैं। क्रोमेटिन या डीएनए पैकेजिंग में भी क्रोमोजोम काम आता है, क्योंकि जो डीएनए पैकेज है न्यूक्लियोसोम, वो भी क्रोमोजोम के अंदर में होता है। इस तरह से इसके सारे पहलू को आप लिख सकते थे 20 नंबर के लिए। चलिए अगला सवाल पे मैं चलता हूं। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ द क्रॉप, इट्स अ रोल इन द प्लांट ब्रीडिंग। क्या है?
डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन का डिस्कशन करना है, कॉन्सेप्ट का। दूसरा, रोल को समझना है। तीसरा, रोल ऑफ एन आई वेविलो, एक साइंटिस्ट थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है वो, ये साइंटिस्ट हैं वेविलो। खास करके इनको बताना है कि वेविलो कैसे किसी क्रॉप का सेंटर ऑफ ओरिजिन खोज पाए, ये आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो चलिए एक एक करके बताता हूँ मैं। सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? सेंटर ऑफ ओरिजिन एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया है जो बताता है कि किसी क्रॉप प्लांट का मेन ओरिजिन उस जगह से हुआ है। जैसे ये वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल मैप देखिए, यहाँ ये है इंडिया, ये इंडिया है। आप बारीकी से एक चीज़ पे नज़र मारिए तो आपको चीज़ दिखाई देगा। ये जो एरिया है जिसे हमने 2A लिखा है, ये एरिया किसको दिखा रहा है? ये एरिया दिखा रहा है इंडिया का, ये बाउंड्री है, तो इसका नॉर्थ ईस्ट एरिया, और दूसरा म्यांमार कंट्री, बर्मा। तो इस एरिया है जहाँ पे मणिपुर, मिजोरम हमारे देश का, और दूसरे देश का कौन सा एरिया, वो है म्यांमार वगैरह का। ये जो एरिया है इसे इंडो बर्मा रीजन कहते हैं, और ये सेंटर ऑफ ओरिजिन है कई क्रॉप का। राइस, जो खास करके एशियन राइस जिसे ओराइजस सटाइवा कहते हैं, उसका ओरिजिन सेंटर है। ये मैंगी फेरा इंडिका का सेंटर ऑफ ओरिजिन है। ये सोलेनम नाइग्रम जो ये है बैगन, उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है। ऐसा ही इस इंडिया के बगल में इधर पे एक ओरिजिन है, सेंटर ऑफ ओरिजिन, जिसका नाम है साउथ वेस्ट सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो ये है जो गेहूं का ओरिजिन स्थल, इसको माना जाता है वीट का। इसी तरह से आलू का ओरिजिन स्थल ये साउथ अमेरिका का ब्राज़ील के बगल में इधर जो पेरू एरिया है, इधर को माना जाता है। तो आपको बता दूं सेंटर ऑफ ओरिजिन डेफिनेशन क्या हुआ। वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक ऐसा पॉइंट या ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जो किसी क्रॉप प्लांट के ओरिजिन को दर्शाता है। इसका क्या रोल है प्लांट ब्रीडिंग में, ये जानिए। तो साइंटिस्टों ने जब सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में जाना तो 3-4 चीज़ों का बड़ा फायदा हुआ। पहला फायदा ये होता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में जानते हैं। जैसे मुझे आज तक मैंने नहीं सुना गेहूं का कोई एरोमेटिक वैरायटी है, सुने हो क्या आप? नहीं सुने हो? राइस के जैसे बासमती है। यदि आपका इच्छा हो गया कि मुझे गेहूं का भी एरोमेटिक गेहूं चाहिए, अब तो डेवलप किया भी जा सकता है, ट्राई कर रहे होंगे साइंटिस्ट भी। तो आपको पहले दफ़ा कहाँ जाना चाहिए खोजने के लिए? अमेरिका नहीं, बल्कि इसका जो मेन सेंटर ऑफ ओरिजिन है जो मैंने बताया साउथ वेस्ट एशिया, उधर जाना चाहिए। पर्सिया, इराक, ईरान तरफ में, उधर पे चांस है, क्योंकि बाकी अलग रंग बिरंगे जो गेहूं की स्पीसीज है ना, उस साइड में ही ज़्यादा हैं। आई बिलीव यू आर गेटिंग, समझ में आ गया? तो जेनेटिक डाइवर्सिटी सेंटर ऑफ ओरिजिन में उस क्रॉप का बहुत ज़्यादा होता है। वो एक तरह का हॉट स्पॉट होता है, मतलब वहाँ पे एक गेहूं की वैरायटी नहीं पाएंगे बल्कि और लाखों में पाएंगे, एक से एक वाइल्ड स्पीसीज पाएंगे, न जाने कौन सा फीचर कब काम आ जाए। दूसरा है एडाप्टेशन। यदि हम जान जाते हैं कि राइस है वो इंडो बर्मा रीजन का ओरिजिन है, तो ये ओराइजा सटाइवा को फिर आप अफ्रीका में लेके लगाएंगे तो वहाँ पे बेटर ग्रो नहीं करेगा। आपको पता चल जाना चाहिए कि इस ओराइजा सटाइवा का सेंटर ऑफ ओरिजिन ये वाला प्लेस है ना, तो इसी के आसपास ये बेटर ग्रो करेगा। तीसरा है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है डिजीज रेजिस्टेंस का। माना जाता है कि जो क्रॉप प्लांट है अपने मेन जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है उस जगह में इस कदर से पैदा होता है कि वो जो है वहाँ जो बीमारियाँ आती है उसके लिए नेचुरली रेजिस्टेंस होते हैं। तो जब भी आपको राइस में या वीट में
डिजीज रेजिस्टेंस वाला जीन चाहिए डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी बनाने के लिए, तो आप इसके सेंटर ऑफ ओरिजिन पे जाइए और किसी वाइल्ड स्पीसीज में वो जीन होगा, उस वाइल्ड स्पीसीज से वो जीन को निकाल के आपके मेन वैरायटी में डालिए। तो पहले तो वो फीचर है, जैसे ब्लास्ट वैरायटी के लिए डिजीज रेजिस्टेंस बना रहे हैं, तो वो जो जीन है वो भले किसी जंगली राइस के वैरायटी में होगा, लेकिन कोई गेहूं की वैरायटी में तो नहीं होगा ना, मेज की वैरायटी में नहीं होगा। तो आपको वो जो फीचर है वो राइस के किसी जंगली वैरायटी में होगा, तो आसान होगा, उस वैरायटी को लाइए, क्रॉस कराइए या किसी दूसरे तरीके से वो जीन को अपने मेन क्रॉप में ले लीजिए। तो ये रहा इसका रोल सेंटर ऑफ ओरिजिन का। अब मैं बात करूंगा एनाई वैविलो के बारे में। ये देख रहे हैं एनाई वैविलो। एनाई वैविलो पूरा नाम है निकोलाई इवानोविच वैविलो। ये एक रशियन साइंटिस्ट हैं, बॉटनिस्ट और जेनेटिशियन। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने मतलब इसका जो काम होता है उसको एक्सपेडिशन कहते हैं, भ्रमण करना। मतलब इन्होंने ना जो अलग अलग क्रॉप का सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ हो सकता है, इसके लिए बहुत सारे देश का इन्होंने भ्रमण किया, और जो इन्होंने समझा पाया उसको सेंटर ऑफ ओरिजिन के रूप में सबमिट किया। इन्होंने लगभग टोटल 12 सेंटर ऑफ ओरिजिन दिया है, कई किताबों में 13 भी लिखा रहता है। शुरू में इन्होंने जो दिया था उनमें और जोड़ दिया 2, तो टोटल 12 या किसी किताब में 13 आपको सेंटर ऑफ ओरिजिन देखने को मिलेगा। ये जो सेंटर ऑफ ओरिजिन जैसे आप मैप पे देख पा रहे हैं, जैसे पहला नंबर ये है, ये वाला चाइना सेंटर। यहाँ पे इसको एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, यह है चाइना सेंटर। इस जगह से सोयाबीन का, टी का ओरिजिन हुआ है। यह है इंडो बर्मा एरिया, हिंदुस्तान सेंटर ऑफ ओरिजिन। यहाँ से राइस का, मैंगो का, ब्रिंजल का। यह है तीसरा नंबर जिसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट सेंटर ऑफ ओरिजिन। फिर यहाँ पे चौथा नंबर मेडिटेरियन रीजन का। इस तरह से ये 5वां, ये 6वां, 7वां ये मैक्सिको का जहाँ मेस का सेंटर ऑफ ओरिजिन है। ये आलू का, देखिए इसी में ही 8A, 8B और 8C 2 और क्रिएट कर दिया गया, और इसके जो हिंदुस्तान एरिया था इसके 2A और 2B कर दिया। इस तरह से टोटल 12 सेंटर ऑफ ओरिजिन हो गया इसके। आप कई किताब में तो मैं आपको इसको 11 नहीं बताऊंगा, क्योंकि 9 जो पहले था उनमें 2 एक्स्ट्रा जुड़े थे, और कई किताब 8 में 8 जो था पहले सेंटर ऑफ ओरिजिन जो दिया था उनमें 3 एक्स्ट्रा जुड़े थे। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इस तरह से। तो कई किताबों में आपके हमारे एग्रीकल्चर की किताबों में टोटल आपको कितने दिखाई देगा, टोटल आपको 11, 8 + 3, ठीक है। और कई स्टैंडर्ड किताब में आपको 12 या 13 भी दिखाई देंगे। अब मैं ये भी बता दूं कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है उस दिशा में, इन्होंने गेहूं का सेंटर ऑफ ओरिजिन डिसाइड कर रहे थे, ट्रिटिकम एस्टिवम का। तो उस दौरान इन्होंने अलग अलग जगह को देखा और घुमा, काफ़ी कंफ्यूज हुए। अल्टीमेटली इनको जो फर्टाइल क्रिसेंट एरिया है, जिसे आज के तारीख में ईरान कहते हैं, सीरिया कहते हैं, और कुछ इथोपिया का रीजन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब ये वाला एरिया, इस एरिया को गेहूं का ओरिजिन उन्होंने डिसाइड किया। ठीक है, ये एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि कोई भी एरिया को सेंटर ऑफ ओरिजिन डिक्लेयर करते हैं तो घाटा फायदा क्या होता है, उसका जो डिजीज रेजिस्टेंस वाले जो वैरायटी होंगे वो वही होंगे, ये एश्योर हो जाता है। 1 मिनट प्लीज। आ गया बात समझ में? चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पे वैविलो की बात हो गया। 10 मार्क के लिए है, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द लॉन्जिविटी ऑफ द सीड ड्यूरिंग द स्टोरेज इन वेयर हाउस।
जब बीज को, ये सीड साइंटिफिक क्वेश्चन है, जब बीज को आप वेयर हाउस में रखते हैं तो लॉन्जिविटी ऑफ द सीड क्या होगी, मतलब बीज को स्टोर करते हैं तो उसके लॉन्जिविटी क्या है, यानी ड्यूरेबिलिटी, सेल्फ लाइफ, कितना दिन तक ठहरा सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर उसको गवर्न करेंगे। मैं सबसे पहले बोलूँगा कि बीज का अपनी वो कौन सा काइंड का बीज है या कौन सा वैरायटी का बीज है। कुछ वैरायटी में 60 लाइफ होती है, वो जल्दी ही डेड हो जाते हैं, और कुछ में लॉन्ग लाइफ होती है, तो ये डिसाइड करेगा उसकी लॉन्जिविटी। दूसरा है इनिशियल सीड क्वालिटी, यदि वो बेटर क्वालिटी का सीड है तो मोटे मोटे कह सकते हैं लॉन्ग उसकी लॉन्जिविटी होगी, 60 नहीं। मॉइस्चर कंटेंट ऑप्टिमम होना चाहिए, एक्सेस रहेगा मॉइस्चर तो मोल्ड या फंगस लग जाएंगे, एग्जैक्टली ज़्यादा सूख जाएगा तो वो इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा कि वो डेड हो जाएगा, वायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ऑप्टिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ऑप्टिमम टेम्परेचर होने पे मॉइस्चर भी बना रहेगा और उसकी लॉन्जिविटी बेटर होगी। यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ फंगल, यदि फंजाई बैक्टीरिया जैसे जो उस पर बीज में फंगस कर देते हैं, यदि उनका एक्टिविटी ज़्यादा होगा तो फिर लॉन्जिविटी तो ज़्यादा हो नहीं सकता, वो तो खराब होगा। पैकेजिंग प्रॉपर है, स्टोरेज सही से रखे हैं, सही जगह में रखे हैं, तो पर भी लॉन्जिविटी बने रहेगी। तो ये मेजर फैक्टर हैं जो लॉन्जिविटी को डिसाइड करते हैं। अगला सवाल है म्यूटेशन के ऊपर में। यहाँ आप जाने म्यूटेशन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का मीनिंग है, 20 नंबर क्वेश्चन है और मेजर है सिग्निफिकेंस, किसका, इंड्यूस्ड म्यूटेशन का, प्लांट ब्रीडिंग में क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसके यहाँ पे 5 नंबर लिखेंगे। अब सिग्निफिकेंस में आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, आप थोड़ा सा डिमेरिट और मेरिट लिख सकते हैं, डिमेरिट और मेरिट को आप इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या क्या है इसके बारे में लिख सकते हैं। ज़्यादा आपको समय बिताना है एप्लीकेशन के पॉइंट को गिनाने में। चलिए सबसे पहले बताता हूँ म्यूटेशन क्या है। कोई भी इंसान में, कुत्ता बिल्ली में या प्लांट वैरायटी में, प्लांट में जब सडन उसके फीचर में चेंज हो जाता है, उसके जो जेनेटिक या डीएनए में सडन चेंज की वजह से, चाहे क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से या कोई भी रीजन से उसके डीएनए या जीन में चेंज हुआ और उस प्लांट के यदि फीचर में चेंज हो जाता है अचानक से, और एक ऐसा चेंज जो कि इनहेरिटेबल है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चेंज बना रहेगा, तब उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन का उपयोग नया वैरायटी डेवलप करने के लिए करते हैं एग्रीकल्चर में। जो प्लांट ब्रीडर साइंटिस्ट हैं, वो जो म्यूटेशन है वो एक तरह का नेचर में होते भी रहता है, जिसे हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। उसी की वजह से ही आज नेचर में एक से एक प्लांट स्पीसीज, एक से एक जीव जंतुओं की स्पीसीज, बटरफ्लाई के, फ्रॉग के हैं, मतलब जो नए जीव का स्पीसीज का कारण ही म्यूटेशन होता है। लेकिन अब साइंटिस्ट जो नेचर में फ्लो ढंग से म्यूटेशन होते हैं, जिसे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं, उसी से सीख करके साइंटिस्ट केमिकल या रेडिएशन डाल के प्लांट में और एनिमल में, जीव जंतु में म्यूटेशन इंड्यूस कर रहे हैं, जिसे आर्टिफिशियल म्यूटेशन और या फिर इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं। कभी केमिकल का छिड़काव करके प्लांट के ऊपर में, तो कभी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे रेडिएशन प्लांट को एक्सपोज करके। तो ये जो म्यूटेशन है ना, उससे नया वैरायटी बनता है। IRI के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कई सारे वैरायटी डेवलप किया गया। जैसे एक है पपाया की वैरायटी पूसा नन्ना, एक राइस की वैरायटी है वो है जगन्नाथ। ऐसे ही कई सारे वैरायटी हैं ग्राउंड नट के, सोयाबीन के। ना केवल IRI अपने जो एटॉमिक वो रेडिएशन चैम्बर में, बल्कि जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो भी रेडिएशन का काम करते हैं। वो भी म्यूटेशन का उपयोग करके कई सारे वैरायटी डेवलप किए हैं।
म्यूटेशन के कुछ पहलू हैं। जब भी किसी प्लांट में म्यूटेशन किया जाता है ना, तो जो चेंज आता है वो रिसेसिव जीन की वजह से होता है। मतलब जो डोमिनेंट जीन था ना, वो म्यूटेशन होने से रिसेसिव में तब्दील हो जाता है और असर रिसेसिव ढंग से दिखाने लग जाता है। दूसरा है, म्यूटेशन हमेशा रैंडम होता है, कभी हो गया कभी नहीं हुआ। जो चेंज है, सडन चेंज, वो रैंडम है, कभी हो गया कभी नहीं हुआ, और बार बार भी हो सकता है। इसका रिपीटेशन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जिस पे एक बार म्यूटेशन हो गया उस पर दोबारा म्यूटेशन नहीं होगा। स्पेसिफिक जीन में म्यूटेशन होता है जिसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, और कई कई बार पूरा पूरा क्रोमोसोम के अंदर जितने भी जीन है सब में म्यूटेशन हो जाता है, उसे बड़ा म्यूटेशन कहेंगे। यहाँ पे नेचुरल जो म्यूटेशन है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, वो बहुत कम होता है, 1,00,000 में 1, और जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन होता है बहुत तेजी से होता है। अब इसके क्या उपयोग हैं? तो आर्टिफिशियली जो म्यूटेशन इंड्यूस करके प्लांट ब्रीडर नए नए वैरायटी बना रहे हैं। क्यों वैरायटी बना पा रहे हैं? जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करके। तो प्लांट ब्रीडिंग का, खास करके इंड्यूस्ड म्यूटेशन का प्लांट ब्रीडिंग में क्या महत्व है? सबसे पहला है, नया वेरिएशन क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मान के चलो बासमती राइस है, और बासमती राइस का खाना खा के और बासमती राइस का सुगंध सूंघ के थक गए हैं, और आपको कुछ और सुगंध चाहिए बासमती राइस में, और आप बासमती राइस के प्लांट को बार बार म्यूटेशन कर रहे हैं। तो जो आपको हल्का वेरिएशन चाहिए ना फीचर में, उसके लिए भी लोग म्यूटेशन करते हैं, ताकि कुछ तो क्या पता जो बासमती जो आज का सुगंध आ रहा है थोड़ा दूसरा टाइप का सुगंध आ जाए, गुलाब का सुगंध आने लग जाए बासमती के राइस से। एक्सेलरेटिंग ब्रीडिंग प्रोग्राम, जो ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है, आपको कई टेक्निक का उपयोग किए और नया वैरायटी बन ही नहीं पा रहा है, तो आप म्यूटेशन का उपयोग करके नया वैरायटी जल्दी पा सकते हैं। ये कई बार तो कई सारे फीचर के लिए दूसरा जो ब्रीडिंग मेथड है उससे कुछ मिलता ही नहीं है, तो आप वो जो ट्रेट है, करेक्टर है, जैसे क्वालिटी ट्रेट है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, आयरन और जिंक की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं वैरायटी में, वो म्यूटेशन करके आप बढ़वा सकते हैं। कई बार कई सारे जो बोझ दबा रहता है वैरायटी में, कोई भी खराबी, उसको डिलीट करना है। जैसे मान के चलो सरसों है, उनमें ना इरूसिक एसिड है, जो कि खराब चीज़ है, तेल में इरूसिक एसिड की कंटेंट होना, और वो खराब है, उसको वैरायटी से दूर करना चाहते हैं, तो आप बार बार म्यूटेशन करिए, हो सकता है वो निकल के गायब हो जाए। तो उसमें भी जो क्लोनल क्रॉप इंप्रूवमेंट में भी इसका उपयोग होता है। आलू, शुगर केन, बनाना, ये इनमें ना क्लोनल क्रॉप होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोन बनता है। ऐसे कई सारे प्लांट में आप हाइब्रिड या दूसरे तरीके से नया वेरिएशन क्रिएट करके नया वैरायटी बना ही नहीं सकते। तो ऐसे प्लांट में क्लोनल क्रॉप जिन्हें कहते हैं, उनमें आपको नया वेरिएशन करना है, वैरायटी क्रिएट करना है, तो म्यूटेशन एक मात्र रफ्तार आ जाता है। कई बार तो डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी करने के लिए म्यूटेशन का उपयोग करते हैं, और कई बार जैसे तेल की क्वालिटी, शक्कर में, शुगर केन में शक्कर कंटेंट की मात्रा बढ़ाना है, उस क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, प्रोडक्टिविटी को, फ्लावर में जो सुगंध आ रहा है वो ज़्यादा बढ़े, इसके लिए भी म्यूटेशन क्रिएट करते हैं। चलिए अगला जो पॉइंट है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। ब्रीफली डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर इंसेक्ट एंड हर्बिसाइड रेजिस्टेंस इन द क्रॉप प्लांट। जैसे कि आप जानते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? एक ऐसा पावरफुल टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसकी मदद से हम इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बीटी कॉटन में जो अमेरिकन बॉलवर्म है या दूसरे बॉलवर्म है वो अटैक नहीं कर पाते, रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, और ये संभव हुआ जो पावरफुल टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसे डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक कहते हैं, उसका उपयोग करके संभव हुआ। न केवल इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए बल्कि हर्बिसाइड टॉलरेंस वैरायटी डेवलप करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का भारत में बड़ा योगदान है। मतलब भारत में कम से कम यही दो मेन चल रहे हैं, बाकी तो और भी कई पहलू हैं।
इंसेक्ट रेजिस्टेंस की दिशा में जो सबसे बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है वो है बीटी कॉटन क्रॉप तैयार करना। जेनेटिक इंजीनियरिंग या डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक की मदद से जो बैसिलस तुरिनजेंसिस नाम का बैक्टीरिया था बीटी, जो मिट्टी में पाया जाता था, उसके अंदर से एक डीएनए का टुकड़ा यानी जीन निकाला गया जिसे क्राई1 एसी जीन कहते हैं। और उस जीन को जो नॉर्मल कॉटन था उसके सेल के अंदर डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से डाल दिया गया और नया जो बीटी कॉटन का सेल बना, जिसे बाद में बीटी कॉटन प्लांट बना, तो उस पर वो जीन था क्राई1 एसी जीन। और उस जीन की वजह से एक एक्स्ट्रा प्रोटीन पैदा हो रहा था हर सेल के अंदर, जिसे टॉक्सिक प्रोटीन कहते थे, फाइटोटॉक्सिन। किसके लिए टॉक्सिक था ये? जब बॉल वर्म अटैक करता है बीटी कॉटन पे तो उसके हर पत्तियों में बीटी कॉटन के वो टॉक्सिन हैं और वो मुंह में जैसे ही जाता था बॉल वर्म के तो वहाँ पे आता था, इस जगह को चोक करता था और न्यूरो इस जगह पे अटैक करता था, वहाँ एक्शन में आता था वो, और वो बॉल वर्म मर जाता था। इस तरह से बीटी कॉटन आने से जो कॉटन में बहुत ज़्यादा पैमाने में इंसेक्टिसाइड का उपयोग हो रहा था वो बंद हो गया। मोनसेंटो ने बीटी कॉटन डेवलप किया। ऐसा ही एक दूसरा टेक्निक से भी इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप करते हैं जिसे आरएनए-आई टेक्नोलॉजी कहते हैं। आरएनए-आई टेक्नोलॉजी, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक है। उस पर कैसे करते हैं? उस पर क्रॉप पे नहीं बल्कि जो इंसेक्ट है ना उसके अंदर एक ऐसा जीन घुसा दिया जाता है कि वो कंपैरेटिवली अटैक ना कर पाए और ऐसा ही उस इंसेक्ट का नस्ला बना दिया जाता है। ये थोड़ा सा अलग टेक्निक है, लेकिन अब आरएनआई का भी रोल देखा जा रहा है। आरएनआई यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का एफिड में वाइट फ्लाई कैटरपिलर में जो रेजिस्टेंस डेवलप किया जा रहा है वो आरएनआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया जा रहा है, ना कि उस वाले टेक्निक से जो बीटी कॉटन में उपयोग हुआ था। अब हर्बिसाइड रेजिस्टेंस या हर्बिसाइड टॉलरेंस प्लांट तैयार करना है, इस दिशा में भी कई क्रॉप में काफ़ी सफलता मिला जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का उपयोग करते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊंगा, सोयाबीन में, मेज में और मस्टर्ड में खूब उपयोग हुआ। इंटरनेशनली सोयाबीन में और मेज में खूब इसका उपयोग हुआ हर्बिसाइड टॉलरेंस वैरायटी पैदा करने के लिए। इंडिया में हुआ किसके ऊपर में? मस्टर्ड। और कौन से हर्बिसाइड के खिलाफ रेजिस्टेंस था? वो है ग्लाइफोसेट, जिसे राउंडअप नाम से मार्केट में देखने को मिलता है जब मोनसेंटो उसको रिलीज करता है। आपको बताना चाहूँगा जो ये है ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड है। ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड रेजिस्टेंस हमारे यहाँ बना मस्टर्ड का। नाम क्या है? DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। तो उस जो हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड है उसके ऊपर ग्लाइफोसेट डालेंगे तो ग्लाइफोसेट टोटल किलर है, उसके रास्ते में जो भी प्लांट आएगा उसको मार देगा। लेकिन ये जो DMH11 है उसके प्लांट को छोड़ के बाकी सब मर जाते हैं क्योंकि वो रेजिस्टेंस है। अब इससे फायदा क्या हुआ? उस एक इंसेक्टिसाइड से जो कि टोटल किलर है, मेन क्रॉप प्लांट को छोड़ के बाकी सब मर गए। इस तरह से आपको फायदा हुआ कि सारे जो कंपटीटर थे वीड या दूसरे प्लांट के बीज को कंप्लीट सफाया। आपके प्लांट को कोई भी कंपटीशन करने वाला है वो नहीं मिला। ठीक है, कंपटीशन करने वाला वीड या दूसरे प्लांट नहीं मिले तो ऐसे में यील्ड बढ़ जाता है। यहां आपको बताना चाहूंगा इफ्टेक ट्रेट। इफ्टेक ट्रेट क्या होता है? इन द सम प्लांट क्रॉप प्लांट्स आर जेनेटिकली इंजीनियर टू पोजेस द मल्टीपल ट्रेट। एक ही प्लांट में हर्बिसाइड रेजिस्टेंस और उसी प्लांट में यदि आप चाहते हैं हर्बिसाइड टॉलरेंस भी आए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस और हर्बिसाइड टॉलरेंस, जब दोनों फीचर को इफ्टेक कर देते हैं तो ये इफ्टेक्ड ट्रेट होते हैं
और ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से किया जा रहा है। बेनिफिट इसके क्या हैं? देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बीटी कॉटन आया तो बड़े पैमाने पे पेस्टिसाइड यूज होना बंद हो गया। कॉटन नंबर 1 क्रॉप था इंडिया में जिसके ऊपर में इंसेक्टिसाइड डाला जाता था। दूसरा है, यील्ड तेजी से बढ़ गया क्योंकि एक मेजर शत्रु को आप मार दे रहे हैं। क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है क्योंकि कॉटन खराब नहीं हुआ। बीटी कॉटन जो बॉलवर्म है वो यील्ड कम करने के साथ साथ कॉटन को ना बर्बाद कर देता था, क्वालिटी को। इम्प्रूव्ड सस्टेनेबिलिटी, मतलब आपको लगातार यील्ड मिलता रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो रेजिस्टेंस हुआ है ना उसको मैनेज करना कठिन हो जाता है। आप धोखे में रहोगे कि भाई रेजिस्टेंस तो है, लेकिन कभी भी वो फेल हो सकता है। कई बार जो इकोलॉजी के और भी दूसरे कंपोनेंट है, दूसरे जीव जंतु हैं, उनमें बुरे असर भी हो सकते हैं जेनेटिक लेवल में छेड़खानी करने का। पब्लिक एक्सेप्टेंस एंड लेबलिंग भी एक कंसर्न है। जीन में छेड़खानी करके कुछ बनाए हो, जैसे बीटी ब्रिंजल है, वो इंडिया में नहीं अप्रूव हुआ ना कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि खाने पीने का चीज़ है बैगन, और वो जेनेटिकली चेंज करके बनाया गया है, वो कुछ कंसर्न हो सकता है, ऐसा बोल के उसका एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनी। चले अगला सवाल पे चलते हैं। उम्मीद है ये समझ में आया होगा क्या लिखना था। What is the need of protection of intellectual property right for traditional knowledge? वो भी कौन सा ट्रेडिशनल नॉलेज? एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल नॉलेज। आप जानते हैं इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज, इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज को आप ITK कहते हैं, इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज, देसी तकनीकी ज्ञान। आप इसको देख रहे हो क्या हो रहा है? ये ना पानी के इरिगेशन करने के तरीका थे पहले के समय में। ऐसा ही पहले के समय हमारे पास में एग्रीकल्चर में और ग्रामीण जनजीवन में, गांव की दुनिया में एक से एक ट्रेडिशनल नॉलेज था। उसको एक प्रॉपर राइट नहीं है उन किसानों का, उसको प्रैक्टिस करने वालों का, तो कोई भी आदमी अपना कहा करके इस मॉडर्न दुनिया में उसको हथिया रहा है, और ये हुआ है। इसीलिए इस ग्लोबल इकोनॉमी में, जहाँ पे हर पूरा एक दुनिया, संसार ही एक दुनिया है, वहाँ पे किसी का भी चीज़ कोई अपना कह देगा जब प्रॉपर राइट का तरीका नहीं रहेगा। तो जो देसी नॉलेज है उनको सुरक्षित रखने के लिए कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तैयार किया गया? उसका नाम है सुई जेनेरिस। ये जो सुई जेनेरिस राइट है, ये एक स्पेशल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, कॉपीराइट की तरह, और ये खास करके जो ट्रेडिशनल नॉलेज होते हैं उनके लिए होते हैं। जैसे हम कई चीज़ों में जो तुलसी पत्ता का उपयोग करते हैं, हल्दी का उपयोग कर देते हैं, खेत में कीड़ों को मारने के लिए हमारे पास में देसी तौर तरीके होते हैं। इन सब चीज़ों को आप सुई जेनेरिस के अंदर में रजिस्टर कर सकते हैं, और आपका जो अधिकार है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, कोई भी आपके परमिशन के बिना उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। तो ये आप ध्यान में रखें कि जो सुई जेनेरिस टेक्निक है, IPR है, उसका देसी नॉलेज को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। ये एक लीगल फ्रेमवर्क है, ये जो कानून स्ट्रक्चर है, आपके नॉलेज को वीडियो बना के, उसके नॉलेज लिख करके एक तरह से रिपोजिटरी में रख दिया जाता है। आपने पहले छाप दिया, उसके ऊपर में लिख के फटाफट देसी ज्ञान को, तो कल के डेट में कोई आदमी कहेगा नहीं मैंने किया है, तो ये देखा जाएगा कि भाई इसने तो पहले छाप दिया था, क्योंकि इतिहास तो वही रखा जाता है ना कि भाई किसने पहले लिखा था, पहले किया था। और जितनी पुराना बात होता है, जिक्र होता है, उतना ही सबूत होता है। ये इसके पीछे में कहानी है। तो जो देखिए, फोटो कॉपी के लिए, म्यूजिक के लिए, वीडियो के लिए कॉपीराइट है। वैरायटी के लिए क्या है? वो है प्लांट वैरायटी राइट है। और उसी तरह से आप पेटेंट है, डिज़ाइन है, ये है, जो टैग है, GI टैग है। इसी तरह से देसी ज्ञान के लिए कॉपीराइट नहीं करेंगे, सुई जेनेरिस करेंगे, सुई जेनेरिस। तो अब आता है सेक्शन A का लास्ट क्वेश्चन, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन और है,
3 क्वेश्चन होंगे। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड द ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट इन द प्लांट। प्लांट के अंदर में एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन, पहले ये बता दो दोनों होते क्या हैं, और ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो यहाँ पे देखिए, ये जो प्लांट है यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है और पानी है, यहाँ क्वेश्चन है मिनरल न्यूट्रिएंट का। तो यहाँ पे जो मिनरल न्यूट्रिएंट हैं ये पहली दफ़ा जड़ के अंदर कैसे घुसते हैं, हाउ द मिनरल एलिमेंट के प्लस आयन है या जो भी आयन है, आयन फॉर्म में रहते हैं मिनरल, वो कैसे अंदर घुसते हैं। अंदर रूट के अंदर घुसने को एब्जॉर्प्शन या अपटेक कहते हैं। और इस प्रक्रिया में दो मुख्य तौर से तरीका होता है, मेन दो अप्रोच होते हैं। एक को कहते हैं पैसिव, एक को कहते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा को कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन सिंपल तरीका से डिफ्यूजन की वजह से होता है, और ये प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन में डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन जब मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये इसके अंदर डिफ्यूज हो जाता है रूट के अंदर। ऐसा करके यहाँ पानी ज़्यादा है या मिनरल ज़्यादा है, सॉरी मैं मिनरल कहना था क्योंकि मिनरल की बात हो रहा है। यहाँ पे ये मिनरल ज़्यादा है, इसके अंदर में मिनरल कम है, तो अपने हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ में यदि ये मिनरल घुस गया तो इसे पैसिव एब्जॉर्प्शन या डिफ्यूजन एब्जॉर्प्शन कहेंगे। और इसको बताने के लिए कई सारे थ्योरी रखा गया है। मैं थ्योरी पे नहीं जा रहा हूँ, पॉइंट पे जा रहा हूँ केवल। अब दूसरा है, ये तब होता है जब बाहर में ऐसे जो साल्ट या केमिकल एलिमेंट है उसकी मात्रा मिट्टी में खूब होती है और इसके अंदर में उसकी मात्रा कम होती है, तब होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे उस न्यूट्रिएंट की मात्रा कम है और अंदर में प्लांट के अंदर में न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा है, फिर भी अंदर इसे और चाहिए, तो यहाँ तो भाई डिफ्यूजन हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे इधर ज़्यादा है, इधर की चीज़ें इधर आ सकते हैं, उल्टा डिफ्यूज हो सकते हैं। आप कम मात्रा में यहाँ पे मिनरल हैं फिर भी अंदर चाहिए तो आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, और यहाँ के जो सेल हैं वो अपनी प्रोटीन को ना एज ए कैरियर के रूप में उपयोग करते हैं, और यहाँ के जो मिनरल हैं जैसे के प्लस है, सोडियम प्लस है या जो भी मिनरल हैं उसको प्रोटीन की मदद से ऐसा एनर्जी लगा के खींचते हैं, ताकत लगा के, और इसको जो एनर्जी चाहिए वो इसके अंदर के कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके रेस्पिरेशन करके जो एनर्जी निकलती है ना, उस एटीपी का उपयोग करके वो उसका मिनरल को खींचते हैं, तब इसे हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। समझ में आ गया एब्जॉर्प्शन का। दूसरा है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का सिंपल मतलब होता है कि प्लांट के अंदर जब चीज़ें ये ऐसा करके ऐसा जाता है, इसे भी ट्रांसलोकेशन कह देते हैं। लेकिन ऐसा ऊपर में जो घुसा हुआ ऐसा जाता है, इसे जनरली ट्रांसपोर्टेशन कहना सही होता है, इसे एसेंट ऑफ सैप कहिए। असली में ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और जो हार्मोन्स बनता है कहीं कहीं पे, उसको काम करने के लिए इस कार्बोहाइड्रेट को यदि आलू के केस में यहाँ जाना होता है जड़ों में या पोटैटो में, या इस हार्मोन्स को किसी दूसरे हिस्सा में जाना होता है तो उसे कहते हैं ट्रांसलोकेट करना, यानी कि हार्मोन्स का या कार्बोहाइड्रेट का अपनी लोकेशन चेंज कर देना ट्रांसलोकेशन है। यहाँ मिनरल यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो मिनरल हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वो है। अब इसमें ना दो तरीका के कॉन्सेप्ट होते हैं ट्रांसलोकेशन में, एक होता है सिम्प्लास्ट और दूसरा होता है एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्टिक पाथवे और एपोप्लास्टिक पाथवे।
अब इन दोनों में क्या अंतर है मैं बताना चाहूँगा। जैसे ये है, इस जगह में होता क्या है, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये ऐसा चौथा सेल है, ऐसा सेल है। अब मान के चलिए यहाँ पे ये घुसा हुआ ये क्या है, ये पोटेशियम मिनरल है। ये पोटेशियम मिनरल ये सेल के ऐसा घुसा और सेल के बीचों बीच से ऐसा घुसा और सेल के अंदर से गया, तो इसे सिम्प्लास्टिक पाथवे कहते हैं। और जैसे ही ऐसा जाइलम के अंदर घुस गया फिर वो ऊपर चढ़ेगा, तो इसे सिम्प्लास्टिक पाथवे कहते हैं। डिटेल में हम लोग लेक्चर में जाएंगे, यहाँ तो गो थ्रू कर रहे हैं। और यदि वो किसी सेल से नहीं गुजरा बल्कि सेल के बीच में, दो सेल के बीच में जो खाली जगह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बीच का इंटर स्पेस कहते हैं, यदि वो न्यूट्रिएंट इसी इंटर स्पेस से होते होते ऐसा गुजर रहा है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, एपोप्लास्टिक मूवमेंट या पाथवे कहते हैं। तो ये दो तरीका होता है। ये बेसिक बायोलॉजी है, यदि बायोलॉजी भी आप करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऐसा जब जाना होता है तो ये तो ट्रांसलोकेट हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पे ऐसा जाना होता है, यहाँ सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक पाथवे का काम होता है। चलिए एक दूसरा 20 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या है, एन्यूपोलाइडी क्या है। एन्यूपोलाइडी क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल फंक्शन बताइए एन्यूपोलाइडी के, इसके एप्लीकेशन बताइए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में क्या इसके उपयोग करते हैं, ये आपको जानना है। सबसे पहले मैं बता दूं एन्यूपोलाइडी क्या होता है। एन्यूपोलाइडी एक तरह का क्रोमोजोम है, जो भी स्पीसीज है, प्लांट है या इंसान है या किसी भी चीज़ का। तो जो प्लांट है या वाटरमेलन है, गेहूं है, उसके जो भी क्रोमोजोम होते हैं, उस क्रोमोजोम में टोटल सेट में चेंज ना हो करके एक या दो क्रोमोजोम में ही मात्र चेंज हुआ। जैसे राइस में 24 क्रोमोजोम है, उसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ गया तो कितना हो गया, 24 बोला तो 25 हो जाएगा। ऐसा ही किसी में मटर में यानी 14 है, मान के चले उसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ गया तो 15, दो जुड़ गया तो 16 और एक एक माइनस हो गया। तो जो एन्यूपोलाइडी है उसमें जो स्पीसीज होता है उसमें एक या दो क्रोमोजोम गायब या हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं, और उसका जो क्रोमोजोम है उसमें एक कम या एक ज़्यादा हो जाता है, दो कम या दो ज़्यादा हो जाता है। और ऐसा यदि आप ऐसा देखते हैं, इसके टाइप होते हैं एन्यूपोलाइडी के। फिर जैसे मान के चले उसमें 2n-1 हो गया, मतलब जितना भी क्रोमोजोम था उसमें एक कम हो गया तो ये ट्राइजोमी हो जाता है। और यदि ऐसा हो गया 2n-2 हो गया तो ये फिर नलीजोमी हो जाएगा। यदि एक जुड़ जाता जितने भी मेन क्रोमोजोम है उनमें तो इसे ट्राइजोमी कहते, और यदि दो जुड़ जाता तो ये टेट्राजोमी हो जाता। इस तरह से एन्यूपोलाइडी के भी टाइप होते हैं, टेट्राजोमी, ट्राइजोमी, नलीजोमी और मोनोजोमी। समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो फंक्शन हैं, साइटोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल फंक्शन। तो मॉर्फोलॉजिकल फंक्शन मतलब ना क्रोमोजोम के मॉर्फोलॉजी में चेंज आ जाता है। इसमें क्रोमोजोम की संख्या में चेंज होता है, लेकिन साथ साथ में मॉर्फोलॉजी में भी चेंज हो जाता है। जैसे मान के चले इंसान में कितना क्रोमोजोम होता है, बेस क्रोमोजोम 21। अब उस 21 में जो बेस क्रोमोजोम है और टोटल 21 कैसे होगा, 23 हो गया। अब जो 23 क्रोमोजोम है उनमें एक क्रोमोजोम डिलीट हो गया या एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो 46 क्रोमोजोम में एक्स्ट्रा जुड़ गया तो 47 हुआ। अब जो एक्स्ट्रा जुड़ा है ना, उसकी वजह से इंसान का नॉर्मल मॉर्फोलॉजी नहीं रहेगा, वो दैत्याकार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट मिलते हैं। ऐसा ही कई सारे जो प्लांट देखा गया, जैसे मूली है, गाजर है, उनमें ना क्रोमोजोमल एब्रेशन हुआ, एन्यूपोलाइडी हुआ, ट्राइजोमी वाला कंडीशन बना, तो उनमें ना वो बड़ा मोटा टाइप का मूली बन गया, रेडिश बन गया,
गाजर बन गया। तो मार्फोलॉजिकल चेंज होते हैं और ऐसा ही साइटोलॉजिकल चेंज भी होते हैं। यदि उसके अंदर में जो साइटोप्लाज्म देखोगे, जो पोलैरिटी लेवल चेंज होने से जो नया जीव बना है उसके साइटोप्लाज्म जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं नॉर्मल की तुलना में। तो मार्फोलॉजिकली और साइटोलॉजिकली चेंजेस देखने को मिलता है यदि एन्यूपोलाइडी होता है, यानी 1 या 2 क्रोमोजोम प्लस या माइनस हो जाते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है एन्यूपोलाइडी का? इसी का उपयोग करके क्रोमोजोम मैपिंग किया गया, जीन डिस्कवर किया गया कि कौन सा जीन किस क्रोमोजोम में होता है। ये एक एक क्रोमोजोम को बारी बारी डिलीट कर करके देखा गया और पता चल गया इससे कि कौन सा जीन किस क्रोमोजोम में है। कई बार किसी पर्टिकुलर जो डिजायरेबल ट्रेट है उसको प्लांट के अंदर घुसाना होता है, इंट्रोग्रेस करना होता है, तो पर भी जरूरत पड़ती है। पॉलीपोलैरिटी इंडक्शन, पॉलीपोलैरिटी इंड्यूस करने के लिए पहले एन्यूपोलैरिटी का भी सहारा लिया जाता है और जर्म प्लाज्म कंजर्व करने के लिए भी सहारा लिया जाता है। फिर लास्ट में हम सेक्शन ए का एक लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर के लिए, एक्सप्लेन द टेक्निक इन्वॉल्व इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन द क्रॉप प्लांट। यहाँ आप सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये बताने के साथ साथ उसके टेक्निक बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। जब भी जिन प्लांट में नॉर्मली उनके फ्लावर प्रॉपर बनते नहीं और उनमें जो पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ उड़ के आया नहीं और प्रॉपर पॉलिनेशन करके बीज नहीं बन पाता, हाइब्रिड बीज नहीं बन पाता, ऐसे प्लांट में भी हाइब्रिड बनाना चाहते हैं तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का टेक्निक काम आएगा। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में ये प्लांट स्पीसीज का सेल लीजिए, इस प्लांट का सेल लीजिए और दोनों के सेल को आपस में फ्यूज कराया जाता है। और जब उन दोनों के जो सोमैटिक ये सोमैटिक सेल है और ये भी सोमैटिक सेल है, वेजिटेटिव सेल, इन दोनों को मिला करके जो हाइब्रिड बनाया जाता है, दोनों के साइटोप्लाज्म को मिला के, तब इसे क्या कहते हैं? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये भी 3 तरह के होते हैं, इनमें हाइब्रिड होता है और हाफ टाइप का सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों पूरा मिलाते हैं और एक का एक मिलाते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से हम सोमैटिक सेल को फ्यूज करा के हम सोमैटिक हाइब्रिड बनाते हैं और इसका टाइप नहीं बल्कि टेक्निक चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक सेल लिए, अब सेल के अंदर में बीचों बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ में साइटोप्लाज्म होते हैं। अब पहले क्या करते हैं आप कि इस सेल को ले लिए और सेल को लेने के बाद इसके जो झिल्ली होता है चारों तरफ, सेल के चारों तरफ जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उस झिल्ली को आप वहाँ के अंदर में जो भी चीज़ है उसको ले लीजिए। तो प्लांट है तो इसमें से कौन निकल गया? सेल वाल को छोड़ के भूल जाइए, डिजॉल्व कर लीजिए। झिल्ली के चारों तरफ में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस उसको ले लीजिए, इस प्लांट का भी और इस प्लांट का भी। तो पहला स्टेप होता है प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करना। प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं? ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसके अंदर के सारा माल मसाला जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आता है, सबको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अब आता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का मतलब है कि इसका और इसका दोनों को आपस में फ्यूज करा दिए। फ्यूज कराने से अब आपके पास में हाइब्रिड बन जाएगा, ये तीसरा स्टेप। चौथा है, ये जो हाइब्रिड बना है इसको ना प्लांट में तब्दील करवाइए, इस सेल को लेके बायोटेक्नोलॉजी के टूल के माध्यम से। अब ये प्लांट में तब्दील हो गया तो इसे आप ग्रो करिए और ग्रो करने के बाद में क्या होगा? इसके फीचर को देखिए और फीचर आपके काम का आ गया तो रखिए। दिस इज द स्टेप टू डू द सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। तो ये स्टेप आप लिखेंगे, ये आता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा और इस तरह से आप यदि देखते हैं कि कैसे चैलेंजेस आएंगे आपको। नोट करने वाली बात यह है यहाँ पे कि जितने भी क्वेश्चन हैं
अब एग्जैक्टली इजी क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े घूम के आते हैं और ज़्यादा घूमना भी नहीं है, सीधे सीधे तौर पे भी हैं, लेकिन फिर भी आपको मजबूती से तैयार करना पड़ेगा। लेंदी और टिपिकल टाइप के वर्ड को ही घुमा करके क्वेश्चन बनाया जा रहा है। पेपर 2 वैसे भी थोड़ा सा डेंजरस है, आप प्रॉपरली तैयार नहीं करते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहला सेक्शन था ये, 1.5 घंटा में कवर अप हुआ, अगले सेक्शन को भी हम लोग कवर अप करेंगे। इसी तरह से लेंदी होता है क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट ईयर का है। आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, और यदि आप हमारे क्लास से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप डेमो क्लास भी देख सकते हैं और क्लास से जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।